हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डीएफसीसीआईएल का 2018 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। डीएफसीसीआईएल का पूरा पेपर अपन डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगा, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे टेक्निकल के 60 क्वेश्चन। तो उनमें से पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। फेराडे के नियम के अनुसार कुंडल में n गुना घुमाव और चुंबकीय फ्लक्स फाई के साथ प्रेरित वोल्टेज V क्या है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या पूछा है। फेराडे का सेकंड लॉ का फॉर्मूला पूछा है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो V इक्वल क्या होता है, n d phi अपॉन dt। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर इसमें माइनस स्टार्टिंग में लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि लेंस के नियम वह अपनी उत्पत्ति के कारक का विरोध करता है, माइनस लेंस के नियम के कारण लगा होता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट, आपके सामने एक सर्किट दिया है और इसमें आपने को क्या पूछा है, 8 ओम रेजिस्टेंस के अंदर धारा पूछी है। तो सबसे पहले इस सर्किट को सोल्व करने के लिए अपन यहाँ वोल्टेज V मान लेते हैं और इसे ग्राउंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इस लूप में चलेंगे, फिर इसमें और फिर इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, V माइनस 5 बट्टा रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 प्लस V बट्टा 8 प्लस V माइनस नहीं प्लस 3 बट्टा 4 और इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर राइट आंसर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ चलेंगे, लास्ट बाहर निकल रहे हैं, माइनस आ रहा है तो V में से -5 कर दिया। इधर चले प्लस आ रहा है तो V में से +3 कर दिया और रेजिस्टेंस का भाग लगा दिया इक्वल 0। इस समीकरण को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 वोल्ट इक्वल 14। ठीक, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। यानी कि V की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट आ गई। तो इस यहां रखेंगे I इक्वल V की वैल्यू 2 बट्टा 8। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 एम्पियर। काफी इजी न्यूमेरिकल है, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट नॉर्मल सा तरीका है, सोल्व कर लिया। राइट आंसर क्या आ गया, 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन। एक केसीएल सर्किट है, उसमें क्या है, केसीएल में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ के अंदर क्या होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो उस पे आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले I1 क्या है, आ रही है, उसके बाद I2 क्या है, जा रही है। तो जाने वाली का आगे अपन क्या लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद I3 आ रही है तो प्लस I3 और I4 भी आ रही है, I4 और I5 जा रही है माइनस I5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो ये समीकरण किस ऑप्शन के अंदर दी है, तो ऑप्शन नंबर 3 में समीकरण दिया है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट, यदि L1 और L2 कोयल है के प्रेरकत्व है, जो चुंबकीय परिपथ के कुल प्रेरकत्व का किस रूप में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अब ठीक है, अपने सामने सर्किट ये दिया है, तो क्या होगा, दोनों देखो इसमें 2 कंडीशन होती है, परस्पर सहायता यानी कि परस्पर सहायता वाले, और यानी कि दोनों कुंडलियों का जो इंडक्टेंस है वह एक तो जुड़ता है और एक के अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ठीक है, तो डॉट का चिन्ह दोनों में एक तरफ दिया है, तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा दोनों का इंडक्टेंस। तो जुड़ पॉजिटिव, देखो 2 कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन मैं आपको बना के दिखा देता हूं।
एक कंडीशन ये है कि दोनों कुंडलियों में m एक तरफ दिया हो। दूसरी कंडीशन ये होती है जिसमें एक में डॉट इधर है, एक में डॉट इधर है, तो इनमें दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसके अंदर समीकरण क्या होती है, L1 प्लस L2 माइनस 2m, और जिसमें दोनों में जुड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें m क्या है, पारस्परिक प्रेरण, L क्या है, स्व प्रेरण। तो पारस्परिक प्रेरण जुड़ेगा किसमें, जिसमें डॉट का चिन्ह दोनों में सेम साइड होगा, और एक में अगर इसमें अगर यहाँ डॉट का चिन्ह होता है, ये यहाँ ना होके यहाँ होता, तो पारस्परिक प्रेरण क्या होता, घटेगा। तो 2m क्या हो जाएगा, माइनस होता है अगर ये डॉट का चिन्ह यहाँ दिया होता। तो एग्जाम में ऐड होने वाला पारस्परिक प्रेरण का क्वेश्चन भी आ सकता है, और घटने वाले पारस्परिक प्रेरण का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ के लिए धारा स्रोत द्वारा आपूर्ति या अवशोषित शक्ति P4 का निर्धारण करें। अपने को P4 की वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्या है, करंट सोर्स दिया है, डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया है, 0.2 I के ऊपर डिपेंडेंट है, I की वैल्यू अपने को सर्किट में दी है। यह डिपेंडेंट करंट सोर्स 8 वोल्ट के साथ समांतर में है, तो इस पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, देखिए 8 वोल्ट यहाँ इस पे वोल्टेज है, तो 8 वोल्ट इस पे भी आएगा, समांतर में वोल्टेज बराबर होता है। और तो इसमें अपने को वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 8 वोल्ट। ठीक, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वैल्यू क्या है, 0.2 I की वैल्यू परिपथ में कितनी दी है अपने को, 5 एम्पियर दी है। 0.2 इंटू 5 करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 0.2 इंटू I करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 एम्पियर, अपने पास I की वैल्यू आ गई। ठीक है, और V की वैल्यू अपने को दे रखी है 8, तो पावर निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल VI, V की वैल्यू 8, I की वैल्यू 1, 8 इंटू 1 करेंगे तो राइट आंसर पावर क्या आ जाएगी, 8 वाट पावर आ जाएगी। ठीक है, 8 वाट पावर आ जाएगी। यह क्या कर रहा है, देखिए इधर सर्किट के अंदर पावर क्या, करंट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई कर रहा है सर्किट के अंदर ये करंट सोर्स। देखिए सिंबल से आपको पता चल रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 वाट सप्लाइड। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपभोक्ता के मीटर की मासिक रीडिंग इस प्रकार दी है, अधिकतम मांग अपने को 50 किलोवाट दी है, ऊर्जा की खपत 36,000 kWh दी है, प्रतिक्रिया ऊर्जा 24,000 kWh दी है। ठीक है, और औसत भार और औसत प्रतिक्रिया शक्ति अपने को पूछी है। तो सबसे पहले अपन औसत भार निकाल लेते हैं। औसत भार निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत भार निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा की खपत कितनी दे रखी है अपने को, 37,000, इसके अंदर समय का भाग दे देंगे टाइम का, तो टाइम अपने को कितना दिया, मासिक, यानी कि 30 दिन, और घंटे में लिखेंगे तो 30 इंटू 24 कर देंगे। इसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 50 किलोवाट। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इस और इसके अलावा ऑप्शन किसी में भी फर्स्ट 4 नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ मासिक की जगह वार्षिक पूछता तो क्या करना था, समय में नीचे 12 से गुणा और कर देते और अपन वार्षिक निकाल लेते। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, सिग्नल xt इक्वल cos 2t प्लस π/4 दिया है का मौलिक अवधि निर्धारण करें। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू अपने को कितनी दी है, देखिए क्या है, कोस ओमेगा प्लस कोस ओमेगा टी प्लस 5 के अकॉर्डिंग समीकरण है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें समीकरण से 2। ठीक, तो टाइम पीरियड अपने को पूछा है, तो टी इक्वल क्या होता है, टी इक्वल क्या होता है, 2 पाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 दी है, तो समीकरण में रखेंगे 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा, पाई सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं है, ओमेगा की वैल्यू आप समीकरण से उठाएं और फॉर्मूला अगर आपको समय अवधि का फॉर्मूला याद है तो क्या करना है, जो फॉर्मूला है t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखें और सोल्व करें। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, अब की बार ऐसा भी हो सकता है आपको ओमेगा की वैल्यू 2 ना देके कुछ और दे दे, तो आपके कुछ और आंसर आ सकता है। 2 की जगह अगर 4 ओमेगा की वैल्यू दी होती तो पाई बाई 2 आता। तो क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकती है, करने का तरीका तो यही रहने वाला है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, सिग्नल से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक तो सतत सिग्नल से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें क्या है, क्या पूछा है कि किस प्रकार का सिग्नल है, इवन या ओड। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। दो तरीके के सिग्नल होते हैं, इवन और ओड। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। देखो ये यहाँ एक्स टी, ठीक है, और एक्स टी है ये क्या है, प्लस के अंदर और ये माइनस के अंदर। तो प्लस में जितना सिग्नल है उतना ही माइनस के अंदर सिग्नल है। तो ये क्या होता है, इवन सिग्नल होते हैं। और ओड सिग्नल में क्या होता है, अगर इधर जो सिग्नल आ रहा है इधर उसके इनवर्स यहाँ, यानी कि ये दोनों माइनस के अंदर। तो देखिए इसमें क्या दिया है, x कोष्टक माइनस टी, यानी कि x कोष्टक माइनस टी इक्वल एक्स टी, ठीक। तो ये क्या होगा, इवन सिग्नल होगा। अगर इसमें x भी माइनस का होता है, यानी कि x माइनस का होता तो इस प्रकार का डायग्राम बनता, x भी माइनस का और t भी माइनस का, तो वो क्या हो जाता, ओड सिग्नल हो जाता। अपने को इसमें क्या दिया, x माइनस टी और एक्स टी, और x माइनस एन और एक्स एन, यानी कि एक अंदर वाला ही माइनस दिया है। तो ये क्या है, इवन सिग्नल है। इवन और ओड सिग्नल दोनों से एग्जीक्यूशन बन सकता है। तो ध्यान रखिए ओड का भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है जो आगे आएगा अपने। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। जब उपभोक्ता की अधिकतम मांग किसमें होती है, किलोवाट में, और उपभोग की गई इकाई के आधार पर अर्थात kWh के आधार पर विद्युत ऊर्जा का निर्धारण का शुल्क लिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, दोनों के आधार पर टू पोर्ट टेरिफ कहा जाता है। किलोवाट और kWh दोनों के आधार पर अपन टेरिफ निर्धारण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टू पोर्ट टेरिफ बोलते हैं। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, रैखिक सम अपरिवर्तनीय प्रणाली को किसे संतुष्ट करना चाहिए। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह DFCCIL की स्पेशल टेस्ट सीरीज कैसी लगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन 11, चालक का किफायती आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फेराडे का नियम। ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर चालक का जो किफायती आकार है वो किसके आधार पर किया जाता है, फेराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम का नियम और केल्विन का नियम। तो बताएं जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो चालक तार है उसका किफायती आकार किसके नियम के अनुसार निर्धारित किया जाता है, केल्विन के नियम के अनुसार। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। एसी का पावर फैक्टर क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, आभासी शक्ति बट्टा सक्रिय शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय शक्ति बट्टा आभासी शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय शक्ति बट्टा प्रतिघाती शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 प्रतिघाती शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। बताएं तो cos फाई इक्वल क्या होता है,
फाई इक्वल क्या होता है बताएं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव पावर क्या होती है, वी आई कोस फाई, और अपरेंट पावर क्या होती है, वी आई होती है। एक्टिव पावर क्या होती है, वी आई कोस फाई, और अपरेंट पावर क्या होती है, वी आई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल दोबारा, तब तक धन्यवाद।